So CRPC, first important fact, you should know it, very important for prelims. लिखो, these lines will be guiding factor कि आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसके अंदर आपने कितनी जान लगानी है, किस तरीके से पढ़ना है, तुम्हें पता होना चाहिए ना पहले। आप समझ रहे बात को? अगर हमें पता होगा इस सब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है तभी तो हम उसको उससे कम ज़्यादा वैल्यू करेंगे। जैसे शादी में होता है, शादी में क्या होता है कि अगर आपको बारातियों को पता है तो अकॉर्डिंगली उसके साथ प्रायोरिटाइज करते हैं। कैसे? दूल्हे के ध्यान रखेंगे, दूल्हे के पिताजी के ध्यान रखेंगे, दूल्हे के जीजा जी के ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बिगड़ गए तो सब बिगड़ जाएगा मामला। नहीं, फूफा जी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स का अलग से मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो अदरवाइज मैच हो जाएगा। पता चला पड़ोसियों की ज़्यादा खातिरदारी करी और जीजा जी को भूल गए तो जीजा जी की सारा खेल बिगाड़ देंगे। उसी तरीके से सब्जेक्ट्स का जो हमारी लगभग 20 बुक्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बुक की कितनी इंपॉर्टेंस है और हमने उसको कितनी शिद्दत से तैयार करना है। तो इसलिए लिख लीजिए, CRPC वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू एज वेल। बहुत कम बुक्स ऐसी हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो CRPC इज वन ऑफ दैम। सेकेंडली, आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है इसको? you will have to learn BEREC thoroughly, but exact language as in case of IPC is not required. Got it? In case of IPC or contract, I have suggested you to learn the BEREC exactly in the language of BEREC, but it is not required in case of CRPC. In case of CRPC, you must know the exact law and procedure, and you may write it in your own words. So you must remember only the keywords and the number of section. If you remember the number of section, if you remember the gist of that section, it will suffice you. You need not to cram the exact language. So this is a big difference here in this case. Got it? बढ़े आगे. Thirdly, there are few topics like bail, appeal, cognizance, trial, joinder of charges, remand, inherent powers of the High Court, which need higher degree of revision, write down revision, reference, which need higher degree of concept clarity for the purpose of mains and for the purpose of interview. It means what I have said you, cognizance की बात करें तो कॉग्निजेंस अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हमें बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। केवल सेक्शंस की बात नहीं है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसकी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेल के सेक्शन 436, 437, 438, 439 ये डिफरेंट स्टोरी, बट अपने आप में बेल का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, द बैलेंसिंग बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये सारे इंटरलिंक टॉपिक्स हैं आपस में। ये तो बेल एज ए कॉन्सेप्ट, कॉग्निजेंस एज ए कॉन्सेप्ट, अपील का कॉन्सेप्ट, नीड ऑफ द मीनिंग ऑफ अपील, नीड ऑफ द अपील, व्हाई इट इज सो, व्हाट व्हाई रिवीजन एंड अपील का डिफरेंस। सो दीज आर फ्यू टॉपिक्स वेयर यू नीड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। Besides, there are subsections, लिख लीजिए, in some sections you just need to concentrate
only on a specific word and the number. So there is different kind of way of understanding and learning the CRPC. There cannot be universal rule. हमें हर सेक्शन पे उतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है. कुछ सेक्शन ऐसे मिलेंगे हम लोगों को जहां पर केवल देखना अच्छा ये है, यहां से क्वेश्चन आएगा बस. कुछ सेक्शन ऐसे होंगे टेक्निकल जहां पर हमें बहुत ढंग से फोकस करना पड़ेगा. इसके ओहो इसका ये है, जनरल रूल ये है, इसका एक्सेप्शन ये है, इसका इंटरलिंकिंग उससे भी है, इस तरीके से. सही है. तो दिस इज द ओवरव्यू फॉर सीआरपीसी. समझ में आया? अब आप लोग सीआरपीसी के अंदर उस फील्ड में घुसने के लिए तैयार हैं. सीआरपीसी के ओरा में बड़े आगे. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोग सीआरपीसी है क्या, कर क्यों रहे हैं सीआरपीसी. सीआरपीसी इज बेसिकली प्रोसीजरल एक्ट, एडजेक्टिव लॉ. नहीं, दिस इज ए प्रोसीजरल लॉ, एडजेक्टिव लॉ. क्यों होता है ये? बिकॉज सपोज मैडम एस हिट्स मैडम एस एंड दैट इज ए क्राइम, दैट इज ए, जैसे हमने अभी पढ़ा, अभी डिस्कस की थी प्रॉब्लम अभी. तो इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, अगर एक अपराध घटित होता है तो उस अपराधी को सजा दिलाने की मशीनरी क्या है, कैसे उसको सजा दिलाई जाएगी. अगर उसके वो प्रोविजंस नहीं होंगे तो ऑफेंस क्रिएट करने का मतलब क्या रह गया. एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, आपने क्रिएट कर दिया, डेफिनेशन क्रिएट कर दी, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ग्रीवियस हर्ट, बट देयर इज नो वे आउट कि इसको सजा दिलानी. तो दिलाएंगे कैसे? जब मशीनरी एक्टिव होगी तो कैसे होगी वो, तो वो डिफाइन करना है क्या फायदा. इसीलिए जो प्रोसीजरल एक्ट्स हैं सीआरपीसी हेयर, दे सप्लीमेंट दी सब्सटेंटिव लॉ जो कि आईपीसी है. आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं, अगर किसी ने मर्डर किया तो जो मर्डरर है उसको अरेस्ट कैसे किया जाएगा, कौन अरेस्ट करेगा, कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, तो पूरा का पूरा कंप्लीट जो प्रोसीजर होगा वो कहाँ डिफाइंड है आपका? सीआरपीसी में. तो एक हल्का सा ओवरव्यू आप इस स्लाइड से समझ लीजिए, फिर हम लोग अंदर जाएंगे इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्राइम हुआ, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दिस इज इंफॉर्मेशन टू क्राइम. बेटर ये होगा कि अगर आप तेज हाथ से लिख भी लें साथ साथ तो ज़्यादा अच्छी रहेगा. आपको एक कॉन्सेप्ट, एक पूरा का पूरा ओवरव्यू डेवलप करने में हेल्प मिलेगी इसमें सीआरपीसी में. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम. आप अपराध की सूचना देंगे. पहले आप किसको देंगे? डॉक्टर को देंगे या पुलिस को देंगे? पुलिस को दोगी, ओके ठीक है, पुलिस को देंगे. फिर इंफॉर्मेशन टू पुलिस, एंड पुलिस क्या करेगी? फर्स्ट एड देगी आपको या कुछ और. दे विल इन्वेस्टिगेट द केस, ऑब्वियसली दे विल गो डू इन्वेस्टिगेशन. ठीक. एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो आपके कान में आके बताएंगे कि आपने ये अपराध किया. ऐसा कुछ होगा या क्या होगा? दे विल प्रिपेयर ए डिटेल्ड रिपोर्ट. ठीक है. देन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. गॉट इट? this report will be submitted before the magistrate. got it? ये सीक्वेंस समझ रहे हैं आप? Are you understanding this? Information to police, then investigation, then the report, and then comes, यहां पर क्या आता है? Role of judiciary starts here. So from this line, role of judiciary starts. Role of magistrate, that file comes into the field of court. कोर्ट में फाइल आ गई. अभी यहां पर क्या था? इन्फॉर्मेशन यहां से था, पुलिस का काम चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन. गॉट इट? एंड देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉग्निजेंस. Application of mind by a judicial officer for the first time, whether to proceed in this case or not, is called cognizance. Cognizance लेंगे फिर यहाँ पर ये. And then inquiry, उसके बाद में ट्रायल. ट्रायल का जो कंक्लूजन होगा, that will come into a form of judgment, and then there may be conviction or acquittal as the case may be, and then you can go for the appeal.
समझ रहे हैं बात? ये बहुत मोटा मोटा समझाया मैंने अभी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आई, स्लाइड में जगह नहीं बची अभी उतनी। So information of crime to police to investigate, submission of the report to the court, then cognizance, inquiry, trial, judgment, conviction, acquittal and then appeal. अब इस दौरान क्या होगा, जैसे ही इंफॉर्मेशन टू पुलिस जाएगी, देन इन्वेस्टिगेशंस से रिलेटेड चैप्टर्स, यहां पर क्या होता है, कॉमन सेंस की बात है, पुलिस क्या काम करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो देन इन दैट चैप्टर यू विल हैव टू स्टडी व्हाट आर द पावर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट, किसको कॉल कर सकते हैं, कैसे कॉल, किसे कॉल नहीं कर सकते, हाउ विल दे राइट द स्टेटमेंट्स, हाउ दे विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स विद द पुलिस ऑफिसर। अरेस्ट कर लेंगे किसी को, अगर अरेस्ट करेंगे तो व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन दैट केस, तो देन देयर इज अ डिफरेंट चैप्टर फॉर दैट, हाउ टू अरेस्ट, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज, ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट बताएंगे, एक उसके नियर रिलेटिव को इंफॉर्मेशन देंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, तो देयर इज अलग चैप्टर हो गया वो। और अक्यूज क्या करेगा, अगर जेल जाना, अगर कोई व्यक्ति बंद हो जाता है, देन ही विल व्हाट, ही विल अप्लाई फॉर बेल, तो देन देयर इज चैप्टर फॉर बेल, कि वो व्यक्ति बेल कैसे मिलेगी, फिर बेल के अपने नियम हैं, अपने नियम कायदे हो गए, whether this is a bailable offense or a non bailable offense, heinous crime, smaller crime, grave crime, so वो अलग अलग चैप्टर्स हो गए। सेकेंडली जब मामला कोर्ट में आ गया एंड देन कोर्ट नीड्स टू कॉल समवन, तो कोर्ट की कौन कौन से टूल्स हैं, समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट, तो ये सारे इनके बारीक वो हैं इन सबके, तो वो चैप्टर्स हम अलग अलग पढ़ेंगे इसमें वो। तो पूरा का पूरा हमने ये समझना है, अगर सीआरपीसी को नटशेल में कहें, नंबर 1 कि एक अगर ऑफेंस होता है, उस ऑफेंस के होने से लेकर के उस अपराधी को सजा मिलने तक का जो पूरा प्रोसीजर है वो हम लोग इस सीआरपीसी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं टू प्रिवेंट दी, वो हैं कि अपराध नहीं हो, उसके लिए 2-3 चैप्टर अलग से हैं कि अपराध करने से कैसे रोका जा सकता है, वो डिफरेंट स्टोरी हो गई। गॉट इट? तो आज की जो क्लास है, हम लोग इसके बाद ओवरव्यू के बारे में, सिंपल एंड सिंपल, बहुत इजी क्लास है, और यहाँ से आपको सीआरपीसी में प्रीलिम से क्वेश्चंस ऐसे झड़ेंगे, ऐसे मान लीजिए कि एक आम का पेड़ हो और आंधी आ जाए, तो आम टपकते हैं, गिरते रहते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, हर लाइन से तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है, हर एक वर्ड से तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है। और इन्हीं, मतलब ये जो सेक्शन 25 तक कवर करने वाले हैं हम लोग आज, इन सेक्शन 25 तक पढ़ लीजिए कि नोट्स मैंने दिए आपको ये, इन नोट्स पर जो जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये वाले सारे जहाँ बोल्ड कर रखा है, जो बोल्ड किए हुए ये, यहां से हर जगह से क्वेश्चन आने वाला है। गॉट इट? चलिए शुरू करें। सो प्लीज go to your first notes, see क्या हुआ, क्या हुआ, प्रॉब्लम कुछ? करें शुरुआत? सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। उसकी स्लाइड में नहीं है, सेक्शन 1 व्हाट सेज व्हाट, आपका नोट्स हैं, जरा देखो जरा सेक्शन नोट्स उठाइए, अरे पढ़ो जरा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, प्लीज हाईलाइट दिस, जैसा मैं कहूं वैसा हाईलाइट करेंगे और वहां लिखेंगे पी फॉर प्रीलिम्स, और वहां से एग्जैक्टली क्वेश्चंस आएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, अभी समझ लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, और फिर अपने घर में जिसको भी समझ सकते हो कि आपके लिए याद कर सकता है उसको बोल दीजिए। याद होने से मतलब है, चाहे आप करें, आपके हस्बैंड करें या भाई कोई करे, याद करके फिर बता दीजिए कि हमने याद करा लिया बस, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम आपने क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ आज की क्लास के बाद में ये नोट्स आपको रट जाने चाहिए। बस आपका एक ही काम होना चाहिए कि जिस तरीके से मैंने हाईलाइट कराया है और जहाँ पर मैंने आपको प्रीलिम्स लिखा है, P4
प्लिम्स, उनको उन्हीं वर्ड्स को उसी तरीके से रटना है, सही है। और रिवीजन आपने जब एक दो बार रट लेंगे तो आंख बंद कर रिवीजन करना है। ये जो कितने पेज हैं, ये 6 पेजेस हैं। 6 पेजेस आपको आंख बंद करके यू शुड बी एबल टू रीड ईच एंड एवरी लाइन। उस दिन आप मानना कि यू आर क्लोजर टू योर गोल ऑफ बिकमिंग जज। जिस दिन आपको ये 6 पेज इतने अच्छी तरीके से रट जाएं कि आप इनको, अरे हाँ हाँ उस पेज पे लिखा है, उसके नीचे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ओके ओके, इस तरीके से इफ यू कैन रीड इट on that day you can say to yourself I am going to qualify this coming prelims exam। नहीं तो आपको ऐसा आभास होगा जब चीज़ें आसान होती हैं तो आपके लिए और मुश्किल हो जाती है। मुश्किल कैसे हो जाती है कि आपको ये लगता है कि ये तो आसान है तो कर लूँगा मैं, और फिर वो चीज़ें मैं कर लूँगा, फिर एग्ज़ाम टाइम आता है तो मन करता है कि किसी तरीके से भी कोई बम फूट जाए, कुछ भी हो जाए, जलजला आ जाए, एग्ज़ाम कुछ दिन पोस्टपोन हो जाए बस। होता है ना हरमन? ऐसा होता नहीं है, एग्जाम कहीं पोस्टपोन नहीं होता है। तो प्लीज तैयार करके रखेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन आएगा इस सीआरपीसी की का जो नेम से ही आएगा। क्या क्वेश्चन नेम क्या है इसका? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और आपको जो एग्जामिनर कहाँ कंफ्यूज करेगा, 1973, 1974, 1978 इस तरीके से। तो ईयर याद रखेंगे आप लोग। दिस इज प्रिलिम्स। सेकंड व्हाट? डेट ऑफ एनफोर्समेंट। डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? 1 डे ऑफ अप्रैल 1974। तो दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीआरपीसी किस डेट को प्रभावी हुई, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, दैट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। 1 डे ऑफ अप्रैल 1974। 1 डे ऑफ अप्रैल मीन्स आपका फेवरेट होगा, अप्रैल फुल बनाते हैं लोग ना, तो 1 अप्रैल से याद रख लीजिएगा आप लोग। Next, it extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir। ठीक, कहाँ पर एक्सटेंशन है इसकी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। Provisions of chapter 8th, 10th and 11th apply to state of Nagaland and to tribal areas, but other provisions shall not apply to the state of Nagaland to the tribal areas। सुन लीजिए, तो जो नागालैंड के बारे में स्पेशल लॉ है, नागालैंड के, इसको मैं समझा देता हूँ आपको ही मैं। नागालैंड के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पहली लाइन में क्या लिखा है कि सीआरपीसी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू होती है। और कहाँ लागू नहीं होती? जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होती। ये एक जनरल बात हो गई। लेकिन व्हाट अबाउट द नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज? क्या है इसमें? कौन कौन चैप्टर है प्लीज देखना रहा। 8वां, 10वां और 11वां अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड टू द ट्राइबल एरियाज बट अदर प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। मींस इन 3 चैप्टर को छोड़ दें अगर, तो सीआरपीसी यहां पर भी लागू नहीं होती है। गॉट इट और नॉट? आई सिंप्लीफाइड दिस लैंग्वेज। जो बेरेक्ट की लैंग्वेज को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है इसमें। बेरेक्ट में किसी दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, नेगेटिव तरीके से लिखा हुआ है, मैंने इसको पॉजिटिव चेंज कर दिया इसमें। तो चैप्टर कौन कौन से हैं? 8th, these chapters apply to Nagaland and tribal areas and other, यानी कि सीआरपीसी पार्शली लागू है नागालैंड पर भी। नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पर जो सीआरपीसी है दैट इज पार्शली लागू, पार्शली एप्लीकेबल, ओनली दीज चैप्टर्स। गॉट इट? लेकिन वहां की नागालैंड की सरकार चाहे तब, बट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस। अगर वहां की गवर्नमेंट चाहती है तो वो स्पेशल नोटिफिकेशन पर सीआरपीसी को लागू कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज वहां की जो सोशल कंडीशंस हैं, दो सोशल कंडीशंस आर डिफरेंट। आपके जो यहाँ का जो मेथड्स हैं, जो तरीके वहां पर लागू उस तरीके से नहीं हो सकते। तो एक स्पेशल राइट दे दिया गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड को कि वो अपने तरीके से उन प्रोविजन को लागू कर सकती है यहाँ पर वो। तो प्लीज जम्मू कश्मीर के से आपका फोकस नागालैंड पर भी होना चाहिए कि नागालैंड व्हाट इज द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग। तो इन दिस सेक्शन 1 यू नीड नॉट टू क्रैम इट इन एग्जैक्ट वर्ड्स। आप केवल जिस याद रखिए, कहां पर एप्लीकेबल है, कहां नहीं है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट कौन सी है, एग्जैक्टली नाम क्या है। तो यहां से 3-4 जगह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एंड आई विल नॉट रिपीट इट नाउ, टेस्ट में पूछूंगा आप लोगों से मैं भी। ठीक है, बढ़े आगे। शुड आई प्रोसीड नाउ? नाउ कम टू दी सेक्शन 2 एंड आई प्लीज नोट इट, लिख लीजिए अपने ब्रैकेट में कहीं पर भी।
सेक्शन 2 से 1 और 2 क्वेश्चंस स्पेशली, मतलब यहां से आने ही आने हैं। यू विल सी 1 और 2 क्वेश्चंस, सारी चीजें जो उसमें स्लाइड में जगह नहीं बची अभी उतनी। सो इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम टू पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट टू द कोर्ट, देन कॉग्निजेंस, इंक्वायरी, ट्रायल, जजमेंट, कन्विक्शन, एक्विटल एंड देन अपील। अब इस दौरान क्या होगा, जैसे ही इंफॉर्मेशन टू पुलिस जाएगी, देन इन्वेस्टिगेशंस से रिलेटेड चैप्टर्स, यहां पर क्या होता है, कॉमन सेंस की बात है। पुलिस क्या काम करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो देन इन दैट चैप्टर यू विल हैव टू स्टडी व्हाट आर द पावर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट, किसको कॉल कर सकते हैं, कैसे कॉल, किसे कॉल नहीं कर सकते, हाउ विल दे राइट द स्टेटमेंट्स, हाउ दे विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स विद द पुलिस ऑफिसर। अरेस्ट कर लेंगे किसी को, अगर अरेस्ट करेंगे तो व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन दैट केस, तो देन देयर इज डिफरेंट चैप्टर फॉर दैट, हाउ टू अरेस्ट, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज, ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट बताएंगे, एक उसके नियर रिलेटिव को इंफॉर्मेशन देंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तो देयर इज अलग चैप्टर हो गया वो। और अक्यूज क्या करेगा, अगर जेल जाना, अगर कोई व्यक्ति बंद हो जाता है, देन ही विल व्हाट, ही विल अप्लाई फॉर बेल। तो देन देयर इज चैप्टर फॉर बेल, कि वो व्यक्ति बेल कैसे मिलेगी। फिर बेल के अपने नियम्स हैं, अपने नियम कायदे हो गए, वेदर दिस इज ए बेलेबल ऑफेंस और ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, हीनियस क्राइम, स्मॉलर क्राइम, ग्रेव क्राइम। सो वो अलग अलग चैप्टर्स हो गए। सेकेंडली, जब मामला कोर्ट में आ गया एंड देन कोर्ट नीड्स टू कॉल समवन, तो कोर्ट की कौन कौन से टूल्स हैं, समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट, तो ये सारे इनके बारीक वो हैं इन सबके। तो वो चैप्टर्स हम अलग अलग पढ़ेंगे इसमें वो। तो पूरा का पूरा हमने ये समझना है, अगर सीआरपीसी को नटशेल में कहें, नंबर 1 कि एक अगर ऑफेंस होता है, उस ऑफेंस के होने से लेकर के उस अपराधी को सजा मिलने तक का जो पूरा प्रोसीजर है वो हम लोग इस सीआरपीसी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं टू प्रिवेंट दी वो हैं कि अपराध नहीं हो, उसके लिए 2-3 चैप्टर अलग से हैं कि अपराध करने से कैसे रोका जा सकता है, वो डिफरेंट स्टोरी हो गई। गॉट इट। तो आज की जो क्लास है, हम लोग इसके बाद ओवरव्यू के बारे में, सिंपल एंड सिंपल, बहुत इजी क्लास है। और यहाँ से आपको सीआरपीसी में प्लिम से क्वेश्चंस ऐसे झड़ेंगे, ऐसे मान लीजिए कि एक आम का पेड़ हो और आंधी आ जाए, तो आम टपकते हैं, गिरते रहते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। हर लाइन से तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है, हर एक वर्ड से तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है। और इन्हीं, मतलब ये जो सेक्शन 25 तक कवर करने वाले हम लोग आज, इन सेक्शन 25 तक पढ़ लीजिए। जो नोट्स मैंने दिए आपको ये, इन नोट्स पर जो जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये वाले सारे जहाँ बोल्ड कर रखा है, जो बोल्ड किए हुए, ये यहां से हर जगह से क्वेश्चन आने वाला है। गॉट इट।